क्वेश्चन में एक रीजनिंग आपको कल बताई गई, वो ये थी कि आप अगर RX की रिएक्शन किससे कराते हैं, KCN से, तो आपको RCN मिलता है। लेकिन अगर इसी RX की रिएक्शन आप AgCN से कराते हैं तो आप RNC पाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है कि आपको इसे आयोनिक बताना है और इसे कोवेलेंट बताना है। एक, ठीक है, एक आंसर ये हुआ। अब उसी में पार्ट अगर करें तो पूरी तरह से साइनाइड के आयोनाइजेशन के बाद लोन पेयर दोनों के पास होते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक RX के ऊपर कार्बन की तरफ से भी हो सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी हो सकता है। लेकिन जो रिजल्टेंट बॉन्ड बनेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, ये कल की बातें थी। तो जो लोग और भी अंदर तक गए थे कि AgCN की बात करिए सर, तो AgCN में मैंने आपसे कहा था कि सिल्वर कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटता है कोवेलेंट नेचर के कारण, और उसके बाद ये नाइट्रोजन फ्री रहता है RX के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए। तो जैसे ही नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो R के साथ NC यानी नाइट्रोजन बॉन्डेड होगा। तो इसीलिए जब आप पोटेशियम साइनाइड यूज करते हो तो केवल और केवल साइनाइड प्रोडक्ट होते हैं, और जब आप क्या इस्तेमाल करते हो सिल्वर साइनाइड, तब उसका प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइड होता है। एक रीजन ये जो कल वाली थी रिपीट इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ में आई थी। अब दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। एक मिनट, तो पार्टिसिपेंट बच्चे रहते हैं क्या? दो लोग आए हैं। जो आपकी टेबल बनी उसी से निकालिए आप, उसमें दिखेगा आपको कि KNO2 के साथ अलग प्रोडक्ट बन रहा है और AgNO2 के साथ अलग। माइक वीडियो ना बंद करिए और ध्यान से सुनिएगा। When alkyl halide reacts with KNO2, मेजर प्रोडक्ट्स आर, कॉमा कर लीजिएगा, एल्किल नाइट्राइट। आपकी किताब में है, टेबल से आप देख सकते हैं, तो आराम से टेबल से देख लीजिएगा। एल्किल नाइट्राइट whereas when alkyl halide reacts with AgNO2, major products are nitroalkanes. Why? सर हाँ सर एल्किल नाइट्राइट के बाद एक बार फिर बोल दीजिए। whereas alkyl halide reacts with AgNO2, major products are nitroalkanes. टेबल नहीं देख रहे होगे नितिन तो नहीं समझ में आएगा, टेबल देख लो तो उसमें से समझ में आया कि जब AgNO2 यूज कर रहे हैं तो नाइट्रोएल्केन्स बन रहे हैं, और जब KNO2 यूज कर रहे हो तो एल्किल नाइट्राइट बन रहा है। तो देखो आगे देखो, वहीं पे रिएक्शन पे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। रिएक्शन नहीं मतलब टेबल पे। तो RX की रिएक्शन ऐसा कह रहा हूं मैं कि अगर KNO2 से हो रही है आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आप देखो RONO ये मिल रहा है, यानी एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, और अगर तुम RX की रिएक्शन AgNO2 से कराते हो तो आपको प्रोडक्ट में RNO2 मिलते हैं। अब क्वेश्चन समझ में आया कि अगर क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाए
लैंग्वेज में दिया है जिसे रिएक्शन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कुल मिला के ये है कि रिएजेंट अगर बदल रहे हैं तो प्रोडक्ट बदल जा रहा है, ठीक है, जैसा अभी कल KCN और AgCN में सुने। चले तो देखना, ये KNO2 आपका आयोनिक नेचर का है, जो कि कंप्लीट आयोनाइजेशन के बाद K पॉजिटिव और NO2 निगेटिव देता है। अब NO2 निगेटिव को अगर तरीके से बनाओ तो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, NO2 निगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखो कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिख रहे हैं सबसे ज्यादा, इसके पास भी है लेकिन ये डबली बॉन्डेड है, और नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर बचेगा, और ये निगेटिव चार्ज वैसे देखा जाए तो ये ऐसे ओवरऑल रहता है, लेकिन एक है ना, तो आप इसे अगर RX के ऊपर अटैक कराते हैं, तो जो लोग अभी तक क्वेश्चन नहीं समझ पाए उनको शुरू से बता दूं कि KNO2 यूज करने पे वो प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है अल्किल नाइट्राइड, और AgNO2 को यूज करने पे RNO2 क्यों मिल रहा है। तो उसमें पहला आंसर ये होगा बच्चों, फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी आप सुन लो कि KNO2 कैसा होगा, आयोनिक होगा इसके तुलना में AgNO2 की, ये कोवेलेंट नेचर का है, वो आयनिक नेचर का है। तो क्या फर्क पड़ता है इससे, ये कि KNO2 को जैसे ही आप यूज करोगे तो पहले आयोनाइज हो जाएगा, तो K पॉजिटिव का हटा है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसको देखें तो NO2 निगेटिव आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अपन ने उससे इस तरह से बना लिया कि ये NO2 निगेटिव है, ठीक है, नाइट्राइड। अब अगर ये RX के ऊपर अटैक करे तो ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन, तो अगर ये डेटिव बॉन्ड बनाता है या लोन पेयर डोनेट करता है तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है, इसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आप ऐसा याद रखेंगे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन। तो जब कंपाउंड बनेगा तो RONA, ये इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, ठीक। अब यहीं पे अगर आप RX की रिएक्शन, एक काम करते हैं, AgNO2 लिख बना रहे हैं, Ag ऑक्सीजन के जो साथ जुड़ा ही हुआ है, N डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि सिल्वर के कोवेलेंट नेचर के कारण सिल्वर ने ऑक्सीजन का साथ अभी नहीं छोड़ा है, तो लोन पेयर किसके ऊपर है, अभी नाइट्रोजन के पास, इसके पास भी है लेकिन ये अभी बॉन्डेड है किसके साथ, सिल्वर के साथ, तो सिल्वर ने इस ऑक्सीजन का साथ नहीं छोड़ा, तो देन आपका RX जो बचा है उसके ऊपर अटैक करेगा नाइट्रोजन का लोन पेयर। अगर आप ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं KNO2 को जैसे आप यूज करते हो तो वो पूरा आयोनाइज हो जाता है नाइट्राइट में बनने के बाद, अब सभी के लोन पेयर यूटिलाइज हो सकते हैं, तो ऑक्सीजन का ही क्यों यूटिलाइज हुआ, क्योंकि नीचे आपने लाइन लिख दी है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन। तो अगर ऑक्सीजन अगर बॉन्ड बनाता है लोन पेयर वाला, यानी डेटिव बॉन्ड या लोन पेयर डोनेट करता है, वो ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के। लेकिन अगर आप AgNO2 यूज कर रहे हो तो सिल्वर ने अभी साथ ही नहीं छोड़ा ऑक्सीजन का कि वो ऑक्सीजन दे पाए लोन पेयर, तो केवल और केवल किसका अवेलेबल हो पा रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, वो दे रहा है किसको, R, ठीक है। तो बनने वाले प्रोडक्ट में सिल्वर का साथ छूट जाएगा जब, तो RNO2 बनेगा नाइट्रोजन। स्क्रीनशॉट लो, फिर दोबारा रिपीट करता हूं, मैं जान रहा हूं कि जूझू बन रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन ये है अपने पास कि जब एल्किल हैलाइड KNO2 से रिएक्शन करता है तो एल्किल नाइट्राइड बनते हैं, यानी एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से लिंक्ड दिखता है। लेकिन जब आप RX की रिएक्शन यानी एल्किल हैलाइड को AgNO2 से रिएक्शन कराते हो तो ये एल्किल पार्ट यानी R वाला पार्ट या कार्बन वाला पार्ट नाइट्रोजन से लिंक दिखता है मुझे। ये क्वेश्चन है, यानी इनके नाम से अगर समझें कि एल्किल नाइट्राइड है और ये नाइट्रोएल्केन है, क्यों, तो उसको मैं समझा ये रहा था कि KNO2 को आप जब यूज करते हो
तो पहले ही आयोनाइज हो जाता है पूरे तरह से, क्योंकि ये आयोनिक नेचर का होता है। तो K पॉजिटिव और NO2 निगेटिव निकलता है। अब इस NO2 का स्ट्रक्चर समझना फिर से एक बार कि ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, फिर नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के रहते हैं। तो इसको तो आप भूल जाएं, इस वाले ऑक्सीजन को, ठीक है, क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट नहीं करने वाला, डबली बॉन्ड है। बच्चा ये ऑक्सीजन ओवरऑल निगेटिव है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाना, ऐसे ही समझ। अब इस RX के ऊपर ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा कि नाइट्रोजन, दोनों दिख रहे हैं मुझे, तो यही समझा रहा था कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, तो उसके बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेंगे, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के। तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा लोन पेयर और R के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए RONO मिल रहा है आपको, यानी एल्किल नाइट्राइड मिल रहा है। लेकिन जब आप बात करते हो सिल्वर के साथ जुड़े हुए स्ट्रक्चर की, तो ये किस नेचर का है, कोवलेंट। तो ये आयोनाइज हुआ ही नहीं कि ऑक्सीजन फिर लिबरेट होके दे पाए लोन पेयर। तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो एक कम है, क्योंकि सिल्वर ने छोड़ा नहीं। तो जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो यूटिलाइज होगा और एल्किल हैलाइड पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे मजबूरी देखिए कि ऑक्सीजन देना तो चाह रहा था, लेकिन उसे छोड़ा ही नहीं किसने, सिल्वर ने, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्ट में आपका एल्किल पार्ट नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ जाएगा और RNO2 आपके मेजर प्रोडक्ट। हाँ भाई, किसी को दिक्कत अभी भी नहीं आया समझ में? मुंडी हिला रहा मतलब नहीं आया क्या? अच्छा, ऐसे ऐसे कर रहा करो, आदत पड़ी हुई ऐसे ऐसे करने की है? चलो ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे, जो थोड़ा सा टफ पार्ट में था कि अगर आपको स्ट्रक्चर आते हैं तभी ये बनेंगे। अब इन्हें अगर आप समझ गए हैं दोनों को, तो आसान सेगमेंट है आप कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 मैकेनिज्म के थ्रू पाएंगे। एक बार RX की रिएक्शन आपकी, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से जब होती है और आपका न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है एल्किल ग्रुप से, ये पाथवे लेता है SN2 और एक बार लेता है SN1। तो बच्चों ये जहां से टर्म आ रही है पहली बार आप सुन रहे हैं अगर, तो N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S सब्स्टिट्यूशन और ये है बाईमॉलिक्यूलर। तो इसे हम पूरा अगर बोले तो बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बाईमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर चैप्टर 4 जिन लोगों ने पढ़ा है उन सब ने सुना है कि जब किसी रिएक्शन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, यानी नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग रिएक्टिंग स्पीसीज या मॉइटीज 2 हो, तो मॉलिक्यूलरिटी आपको उस रिएक्शन की क्या होती है, 2। एग्जाम्पल आपको याद दिलाता हूँ जो उस चैप्टर में था, H2 + I2 gives 2HI। यहाँ कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन का 1, आयोडीन का 1, तो ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे NO आपका रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो अभी तो 2 दिख रहे थे, लेकिन जब रिएक्शन आपने बैलेंस की तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड के दिख रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, तो 2 + 1 ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज को आप सिंपली बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उठा के बता देते हो तो वो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। वहां बड़ा सा डिफरेंस पड़े ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पे, ठीक है। तो जिन लोगों ने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो फिर शुरू से अच्छे से सुनते रहेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी समझ में आएगी। तो अब हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसे हम SN2 कहते हैं। इसमें आता है मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म के बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये सारा कुछ जानना है, इसलिए ध्यान से सुनना है इसको। जो लोग लिखना बंद कर दें तो बेहतर होगा कि आप समझने आए हैं, किताब में लिखा हुआ है कार्बन, जो कि 3 तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ हैलोजन से, तभी अपन इसे एल्किल हैलाइड बोलते हैं, या यहाँ इसे पर्टिकुलर मैं बोलूं तो ये मिथाइल ब्रोमाइड है बच्चों,
जिन्हें लग रहा है कि केवल लिखने से ही समझ में आएगा, प्लीज छोड़ दें लिखना, यहीं पे ध्यान देंगे। ये मिथाइल ब्रोमाइड है जिसके ऊपर अटैक करता है OH नेगेटिव यानी एक न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इस कार्बन को, वैसे वैसे हाइड्रोजन इसका साथ छोड़ने लगे। जिन्हें लगे कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे ही क्यों अटैक कर रहा है, उनको समझाने के लिए, कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलर नेचर का होता है। पोलर का मतलब ये कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हेलोजन, तो वो एक्वायर करता है पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव। तो इस न्यूक्लियोफाइल को एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट दिख रही है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तोते वाली आंख वाला सिस्टम, इस न्यूक्लियोफाइल को बिल्कुल ये कार्बन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही सबसे, है ना, पॉजिटिव नेचर ला रहा है, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को देखते से ही न्यूक्लियोफाइल सीधे इस तक अप्रोच बनाने लगता है, और धीरे धीरे हेलोजन उसका साथ छोड़ता है। सब्स्टिट्यूशन समझ रहे हैं यहाँ पर? तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल ही जाएगा। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, एक ऐसी स्टेट जहां पे पूरी तरह से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा भी नहीं रहेगा और हेलोजन या हैलाइड आयन अलग भी नहीं होगा। तो एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट आप देखोगे कि कार्बन से एक तरफ से हाइड्रोक्साइड जुड़ रहा है और एक तरफ से हेलोजन निकल रहा है। तो ये तीन हाइड्रोजन कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है, वो भी जुड़े रहेंगे। अब ये ज्योमेट्री को समझना कि कैसे, तो अगर आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो अच्छे समझिए टेट्राहेड्रल शेप क्या होता है। एक कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा है, यानी सीधा टेट्राहेड्रल समझिए, और फिर तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर पंखा याद आ रहा हो आपको कि मोटर जो है पंखे का, वहां पे कार्बन एटम है और जिससे वो लटका हुआ है, ठीक है, वो एक तरफ ब्रोमीन हो गया। तीन पंखियां जो है थोड़ा सा बेंड करते हैं हम इधर की ओर, तो वो वहां पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। छाता जैसा होता है, तो छाते में नीचे की तरफ समझ रहे होंगे ऐसा बना है, तो एक डंडा है, तो आप छाते को उल्टा दीजिए ना थोड़ा सा, तो समझ में आया कुछ अच्छे। छाता अगर पलट जाए बरसात में तो कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया, जो डंडा पकड़े हैं फिर उसके उस तरफ चला गया है पूरा छाता, ठीक। बिल्कुल ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन है टेट्राहेड्रल। तो जिधर से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, वो ब्रोमीन जिधर जुड़ा है उस तरफ से नहीं आएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस। भाई इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ब्रोमीन का खुद का तीन तीन लोन पेयर है, फिर हाइड्रोक्साइड आयन जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो भी अप्रोच करेगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डबी में पीछे तरफ से आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, यानी अगर मैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाता कि कार्बन के इस तरफ ब्रोमीन होता, ये तीन तरफ हाइड्रोजन, ठीक है, टेट्राहेड्रल फैशन में, तो ये OH गलती से इधर नहीं आ सकता था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच यहाँ पे ना हो पाती, क्योंकि ये हैलाइड आयन इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों पॉसिबल रिपल्सन करते हैं। तो इसलिए ये OH नेगेटिव दबी में पीछे तरफ, जिधर से उसको स्टीरिक हिंड्रेंस यानी समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्सन ना देखना पड़े। तो ये देखिए चोरी से कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा हो एरो आपको, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच के बाद ये जो बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट, इसे समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी जो कार्बन इधर की कार्बन से हाइड्रोजन इधर बेंड जो थे, जैसे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करने लगेगा तो उसके रिपल्सन काइंड वो हाइड्रोजन स्टेट बिल्कुल जैसे जनगणमन स्टार्ट हो गया हो तो बिल्कुल सीधे तन जाएंगे। पहले उधर की ओर झुके हुए थे, लेकिन जैसे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करने लगेगा वो भागेंगे और सीधे, अब वो इधर भी नहीं जा सकते बेचारे, क्योंकि इधर ब्रोमीन मार रहा है उनको, तो हाइड्रोजन बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। यानी अगर प्लानर समझे कि एक प्लेन है यहाँ पे, तो उसमें हाइड्रोजन ऊपर ट्राइगोनल प्लानर टाइप के स्ट्रक्चर में तीनों हाइड्रोजन अरेंज हो जाएंगे कार्बन से, ना उधर से आने वाले इससे डरे ना इधर से, तो बिल्कुल बीच में हो जाएंगे। अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि ये 3D में समझिएगा कि एक प्लेन है पेपर का, तो उस तरफ OH है और इस तरफ ब्रोमीन है, और उस पेपर में तीनों हाइड्रोजन सेट हो चुके हैं। नहीं आया स्ट्रक्चर समझ में? स्ट्रक्चर आ रहा है समझ में कि कैसे होंगे, कि उधर से OH जुड़ भी रहा है और इधर से ब्रोमीन निकल भी रहा है, और बीच में उस पेपर के प्लेन पे ना कौन है, कार्बन सेंटर पे, और उसके ऊपर और अगल बगल हाइड्रोजन है। अब ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये इसे इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होगा।
सर क्यों स्टेबल नहीं होगा? उसका रीजन आप देखें, कार्बन की पेंटावैलेंसी दिख रही है। तो ऐसा कंपाउंड आपने नहीं पाया है कि जिसमें 5 वैलेंसी हो किसी कार्बन की, है ना। आपने 4 वैलेंसी सुनी है, तो 5वीं तो हो ही नहीं सकती है। ये ऐसा कंपाउंड नहीं है, ये एक स्टेट है कि आप देख रहे हो कि एक तरफ से जुड़ा है, एक तरफ से निकल रहा है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट। वही कि आप कहीं जा रहे हैं, बीच में आप थोड़ी देर के लिए उतर के पान खा के फिर आ गए हैं। जो पान नहीं खाते हैं तो पानी पी के आ गए हैं ट्रेन से उतर के। अल्टीमेटली जाना आपको डेस्टिनेशन तक ही है। तो डेस्टिनेशन क्या है? वो आगे है। वो ये कि हैलोजन को निकाल दो और हाइड्रोक्साइड को जोड़ दो। तो जैसे ही जुड़ेगा, तो कार्बन से जैसे ही हाइड्रोक्साइड जुड़ेगा, तो इसके डर के कारण ये तीनों हाइड्रोजन इन्वर्ट हो जाएंगे और आप पहला कॉन्फ़िगरेशन और लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जस्ट अपोजिट हो। ठीक है, कौन निकल जाएगा पूरी तरह से? ब्रोमाइड आयन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। अब इसी SN2 का नाम एक और है, इसलिए ये समझा रहा था मैं, इतना कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात कर रहा था। इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहे या इन्वर्जन, तो आप SN2 का मैकेनिज्म बना दीजिए, क्योंकि उसमें आपको देखते हुए दिखेगा कि आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन देखा था हाइड्रोजन का, वो पूरी तरह से इन्वर्ट हो चुका है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। जब तक ब्रोमीन था उसके साथ, तो हाइड्रोजन इधर कॉन्फ़िगरेट थे। अब उसके अपोजिट साइड है, बिल्कुल वही छाते वाला सिस्टम जो बता रहा था मैं कुछ देर पहले, है ना। वो आपकी किताब में वो एग्जाम्पल लिया है। तो जैसे हवा चलती है, पानी बरस रहा है तेज हवाओं के साथ, तो पूरी तरह से छाता खुल जाता है। तो पहले अगर कॉन्फ़िगरेशन इधर की ओर है, तो फिर पूरा खुल के उस पार हो जाता है। मैं मुझे नहीं बोलूंगा, आप समझ लीजिए। वही अगर इधर है, तो फिर वो इधर हो जाता है। समझ रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था तो फिर ऐसा हो जाता है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये SN2 का मैकेनिज्म आप किताब खोले अगर हो, ठीक है, तो टेबल के बाद अगले पेज में आपको ये मैकेनिज्म बना हुआ दिखेगा। किताब देखना थोड़ा सा इस कॉन्फ़िगरेशन को, उसके नीचे की रीडिंग आपको करनी है जैसे ही, है ना, खत्म हो क्लास, तो अभी के अभी उसे पढ़ डालिएगा, जहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को एक बार और अच्छे से समझाया। स्क्रीनशॉट लेना हो आपको तो ले लीजिए। मेरा थोड़ा आ रहा होगा तो अच्छा नहीं लग रहा होगा स्क्रीनशॉट आपको। बोर्ड चमक रहा है क्या? नहीं दिख रहा अच्छे से? सर दिख रहा है। नहीं मतलब जिसको दिक्कत हो वो बताए, बाकी जिनको नहीं है। गीत इधर बोर्ड की तरफ देख लो गीतांजलि, कहाँ हो? सुनाई देता है? सुन ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे ये नेटवर्क की दिक्कत है। हाँ अमर, सुनाई दे रहा सब कुछ? यस सर, सुनाई दे रहा है। बढ़िया। विवेक पांडे जी? यस सर, दिखाई दे। बढ़िया। तो अगर आपको अभी क्वेश्चन आए, है ना, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर का, आप मुझे मैकेनिज्म बता के बताइए। तो ये आपका मैकेनिज्म SN2 का है, ये मैकेनिज्म है। जिन्हें नहीं समझ में आता मैकेनिज्म क्या, वर्ड क्या होता है, उनके लिए ये एरोज जो दिख रहे हैं, ये एरोज आपको बता रहे हैं कैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है और कैसे, है ना, पोलराइजेशन के थ्रू ब्रोमाइड आयन अलग हो रहा है। ये चीजें दिखाना कि किसी भी रिएक्शन में कैसे 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 कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ये मैकेनिज्म कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद वो एक वर्ड लगा हुआ है बाई मॉलिक्यूलर, वो क्यों लगा है? तो बच्चों यहाँ अगर आप रिएक्टेंट को गिनिए, तो आपके पास 2 रिएक्टेंट, एक न्यूक्लियोफाइल आयन जो दिख रहा है और एक एल्किल हैलाइड। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल पहली स्टेप या एलिमेंट्री पार्ट में, एलिमेंट्री मतलब ये सिंगल स्टेप में हो रही है रिएक्शन, जिन्हें अगर आपको स्टेप समझ में आ रही होगी तो उनके लिए जानकारी दे दूं, ये एलिमेंट्री रिएक्शन, और ये वर्ड आप सुन चुके हैं 4th चैप्टर में। Those reactions which occur in a single step are known as elementary reaction. एलिमेंट्री रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। जिन्हें लगे ये एक स्टेप है तो गलतफहमी मत पालिएगा,
जब आपका रिएक्टेंट किसी स्पीसीज में कन्वर्ट हो, वो स्टेबल हो, फिर फर्दर वो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाए, तब स्टेप्स काउंट होती हैं। तो यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है या इंटरमीडिएट बना हुआ है, ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल चीजों को आप काउंट नहीं करेंगे स्टेप में, ये समझाने के लिए था मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो स्पीसीज दिख रही है आपको, ये अनस्टेबल है ट्रांजिशन स्टेट, इसे स्टेप में नहीं काउंट करेंगे, तो सीधे सीधे रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट ही मिल रहा है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो मेथेनॉल था। अगर आपने नाम ना लिखा हो तो लिख लीजिएगा, अब नाम क्या लिख रहे हैं आप, तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में और ले लीजिएगा। ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होने का कारण ये एलिमेंट्री रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप में होगी, और सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शंस के जब आप रिएक्टेंट गिनते हैं तो 1 न्यूक्लियोफाइल का और 1 एल्किल हैलाइड का, यानी यहाँ पे कितने रिएक्टेंट आपको मिल गए हैं, 2, इसलिए ये कैसी रिएक्शन है, बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो SN2 से रिलेटेड इतनी बातें थी। अब फाइनली जो अब इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है, तो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी सुने रहिए, फिर हम SN1 में चलेंगे, अगर समय बचा रहा तो उसके मैकेनिज्म के बाद फिर ऑर्डर भी समझेंगे। फिलहाल यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं लिख रहा हूँ जिससे आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकें, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब जहां भी आपको एल्किल हैलाइड मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, यानी कार्बन से चारों तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ हैलोजन जुड़ा मिलेगा, उसमें SN2 सबसे जल्दी होता है, देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। जिन्हें ये ना समझ में आ रहा हो, मैं अभी एग्जांपल देता हूं, पहले इस ऑर्डर पे फिर फोकस कर लीजिएगा। जब एल्किल हैलाइड आपका मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड हो तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं SN2 के लिए, उसके बाद प्राइमरी एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। टर्शियरी ना के बराबर इस मैकेनिज्म से रिएक्शन करता है, उसका कारण अभी आपको समझाता हूँ, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से रिएक्टिविटी समझना हो तो यही देखिएगा थोड़ा सा, कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जुड़े थे तब तो ठीक था, है ना, न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच ठीक थी, लेकिन यहीं पे अगर मैं मिथाइल जोड़ दूं, फिर यहाँ भी मिथाइल जोड़ दूं, यहाँ भी मिथाइल जोड़ दूं, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिथाइल से इतना ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो घुसने नहीं पाती है। कहने का मतलब ये, इसे स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो जब स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब स्पेस में, है ना, बल्कियर ग्रुप के होने के कारण बल्कियर ग्रुप कहलाते हैं। तो बल्कियर ग्रुप की प्रेजेंस के कारण जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आना चाहेगी तो उसे हिंड्रेंस यानी रुकावट मिलती है, बेटा कि तुम अभी नहीं हो पाएगा, तुम बाद में आना, अभी हम जुड़े हुए हैं। तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच डिमिनिश होती है जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ती है कंपाउंड में। प्राइमरी में एक बल्की CH3CH2X, तो यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करना है और एक बल्की ग्रुप है। सेकेंडरी में एक CH उससे 2 बल्की ग्रुप जुड़े हैं, और टर्शियरी में अभी आप देख रहे हो 3-3 बल्की ग्रुप। अगर प्राइमरी की बात करें तो एक बल्कियर ग्रुप उस कार्बन जुड़ा होता है जिससे हैलोजन जुड़ा है, यानी एक मिथाइल, और या बड़ा भी तो एक ही जगह जुड़ा होता है, 2 तरफ हाइड्रोजन होते हैं। फिर सेकेंडरी में 2 बल्की ग्रुप रहते हैं, एक हाइड्रोजन रहता है। टर्शियरी में तीनों तरफ बल्की ग्रुप रहते हैं। जिन्हें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं आता तो फिर आगे बहुत दिक्कतें आएंगी। तो एक बार फिर से मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बता दूं आपको, जिन लोगों ने पहली बार सुना है तो उनको ध्यान से सुनना है। एक कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है, उससे एक कार्बन और लिंक है, या इधर कोई भी एक कार्बन की, यानी इसकी एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई, इस कार्बन की एक ही वैलेंसी बस किससे सेटिस्फाई हो, एल्काइल से, बाकी 2 वैलेंसी में हाइड्रोजन दिखे, तो ये प्राइमरी। और अगर एक कार्बन जो हैलोजन यानी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है उसकी 2 वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही और एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये सेकेंडरी है। अगर कार्बन की तीनों वैलेंसीज एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं और वो हैलोजन से जुड़ा है, यानी ये टर्शियरी नहीं आया। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में सबसे बल्कियर, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, टर्शियरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उससे छोटा प्राइमरी, और सबसे आसान कि जिसमें मिथाइल होगा तो वो आराम से तीनों तरफ हाइड्रोजन ही जोड़ा होगा,
तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव SN2 के लिए यही होता है, क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंडेंस लीस्ट। फिर इससे थोड़ी बढ़ जाती है बल्कीनेस प्राइमरी में, उससे थोड़ी और ज्यादा हो जाती है सेकेंडरी में, और इतनी ज्यादा हो जाती है टर्शियरी में, टर्शियरी करता ही नहीं है, हाथ खड़े करता है, मेरे से ना हो पाएगा SN2। ठीक है, मेरे से हो पाएगा SN1। यानी अब आप जो पढ़ने वाले हैं SN1, वो टर्शियरी सबसे प्रायोरिटी से करता है। क्यों? उसका कारण अब आप SN1 में चले तो आपके पास आता है अब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1। उस मैकेनिज्म को समझिएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में टाइम खत्म हो जाएगा तो वहीं से फिर रिपीट कर दूंगा, तो ध्यान से देखना। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1। तो यहाँ पे बोर्ड पे रहना कि टर्शियरी अल्किल हैलाइड लूं, यानी टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया। अब मैं जान रहा हूं कि इस पे न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसका एकमात्र कारण ड्यू टू स्टीरिक हिंडेंस। इतना बल्कियर ये कंपाउंड है कि न्यूक्लियोफाइल को कहीं से जगह नहीं मिल रही है उस कार्बन तक जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहा है न्यूक्लियोफाइल। तब इस मैकेनिज्म में स्टेप्स हो जाती है। यानी पहली स्टेप में मौका दिया जाता है अल्किल हैलाइड को कि बेटा तू सेल्फ आयोनाइज या पोलराइज हो। मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रोमीन खींचेगी, खींचते खींचते जब ब्रोमीन अलग हो जाएगा ब्रोमाइड आयन में और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा टर्शियरी कार्बोकेटायन। अगर आपको याद हो, टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते थे हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टीरिक हिंडेंस के कारण। ये टर्शियरी कार्बोकेटायन इसलिए बना क्योंकि ये बॉन्ड जैसे टूटेगा ये पूरा लेके जाएगा ब्रोमीन। तो इस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट को समझना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। ये पूरा बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो इसे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं, जो पिछले साल था। जब भी बॉन्ड यूनिफॉर्मिटी से डिवाइड होता है, क्लीव होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पाते हैं, फ्री रेडिकल बनता है। लेकिन जब वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज दिखाता है तो दो तरीके की चीजें बनती है, या तो कार्बोकेटायन या कार्ब एनायन। फिलहाल यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है इसलिए क्योंकि ये पूरा बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हुआ है? ब्रोमीन की तरफ। इसीलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है क्योंकि वो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन कार्बन का चुरा के भाग गया है। ठीक है, तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो बनी है स्पीसीज उस पर फोकस करो। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वो तीन तरफ से अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड है, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो ये रही स्टेप 1। अब स्टेप 1 में जो ये टर्शियरी कार्बोकेटायन बना है ये स्टेबल रहता है, तो इसे कंडेंस करके लिख रहा हूं मैं। देखिएगा CH3 3 है तो CH3 होल थ्राइस, C के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच बनाएगा हाइड्रोक्साइड। अब उसको एक तरफ से रास्ता खुल चुका है, अब वो आके अटैक करेगा इसके ऊपर, और जो आपने पाया था जहां ब्रोमीन था वहीं अब हाइड्रोक्साइड जुड़ जाएगा। तो ये कहलाएगी स्टेप 2। ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट लिए रहो, कहीं टाइम में खत्म हो जाए पहले, फिर हम समझाते हैं, फिर छोटी छोटी बातें। हाँ, तो अब सुन लो। वो ये है कि SN1 मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमेशा एक से ज्यादा स्टेप में होती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दोस व्हिच अकर इन मल्टीपल स्टेप, मोर देन वन स्टेप। ठीक है, तो यहाँ कितने स्टेप हैं? 2। अब इसमें एक स्टेप हमेशा स्लो होगी और एक फास्ट होगी। सर ऐसा क्यों? बच्चों यहाँ पे अगर दिख रहे हो आयन, तो चैप्टर 4 में मैंने कहा था वेरी फास्ट रिएक्शंस में आती है आयनिक रिएक्शन। तो ये आयोनिक रिएक्शन है इसलिए ये बहुत जल्दी। ठीक है, तो जो फास्ट रिएक्शन होती है उस पर हम फोकस ना करके उस रिएक्शन के स्टेप पे फोकस करते हैं जो स्लो, क्योंकि इसका नाम आपको याद आए वहां बताया गया था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जितने लोग भी 4th चैप्टर पढ़े हैं उनको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो मल्टीपल स्टेप में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होती है वही ओवरऑल रिएक्शन की
मॉलिक्युलरिटी भी डिसाइड करती है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होती है, वह उसी से ऑर्डर भी निकालते हैं। यानी सारा खेल इसी स्टेप का है, ऊपर वाली का। तो अगर मैं ऊपर वाली स्टेप के रिएक्टेंट को गिनूं तो कितने रिएक्टेंट मुझे दिख रहे हैं? काउंट करने पे केवल एक रिएक्टेंट दिख रहा है जिसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल। जो लोग नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं तो याद हो, ये टर्ट ब्यूटाइल था, ब्रोमाइड। तो ये टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है बच्चों। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड अकेली स्पीसीज है, इसलिए यहाँ पे 1 लगा हुआ है और इसे हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। तो ये लैंग्वेज में आप पाओगे जब किताब पढ़ोगे, तो इसलिए परेशान ना होना, किताब में लिखा हुआ है। मैकेनिज्म आएगा तो ये बना दोगे। एग्जाम्पल 10.6 में हूं मैं, तो यहाँ पे लिखा है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो इंटेक्स और एक्सरसाइज में घुसते रहना। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। ये पेज नंबर 295 है मेरी पुरानी किताब में, अब आपकी नई में देख लीजिएगा। Well, in the following pairs of halogen compounds which will undergo SN2 faster, मुझसे पूछा गया है इन दो कंपाउंड्स में, एक रिंग है, फिर CH2Cl है, फिर एक साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है। अगर इन दोनों में मुझे पूछा जाए कौन सा पेयर ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैं देखूंगा प्राइमरी स्टेट में कौन है, सेकेंडरी स्टेट में कौन है। तो प्राइमरी स्टेट में कौन सा दिख रहा है इनमें आपको? ये CH2 के साथ जुड़ा हुआ हैलोजन प्राइमरी इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे जिस कार्बन की बात कर रहे हैं जो हैलोजन जुड़ा है वो 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये किस स्टेज में है? सेकेंडरी। और ये कैसा है? प्राइमरी। और आप सबको पता है प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, तो प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा सेकेंडरी से। तो पहले का जवाब ये था। फिर अगले वाले में आपको एक एल्काइल ग्रुप है जो आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ है, और एक एल्काइल ग्रुप है जो क्लोरीन के साथ है। जी हाँ, तो आयोडीन वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा किसी भी मैकेनिज्म में पूछा जाए। ऐसा नहीं है कि आप SN1 या SN2 के पर्टिकुलर को याद रखें। आयोडीन वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? क्लोरीन वाले से। ठीक है। फिर आगे आपको दिए गए हैं 10.7 में 2 क्वेश्चन, जिनमें से पहला वाला जिसमें आइसोमर्स बनाने। एग्जाम्पल 10.7 का फर्स्ट भी अपनी तरफ से मैं बता दूं। 10.7 फर्स्ट, ये अगर आप डील कर रहे हैं सारे इंटेक्स एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे हैं, आप कर पा रहे हो, का मतलब आपसे ऑर्गेनिक आ रही है। जिनको ये नहीं आ रहे हैं तो अपने आप को डेवलप करें कि देखते रहें, क्लास रेगुलर रहे। तो उसमें कह रहा है कि 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन बनाइए। तो अगर मैं फार्मूला बताऊं, ये ब्रोमोब्यूटेन का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, C4H9Br। अब ध्यान से देखना इनके बारे में कि 4 आइसोमर्स अगर बनाऊं मैं तो कैसे करूंगा? आगे लीनियर जोड़ दूं, यानी 1 ब्रोमोब्यूटेन। नाम IUPAC बनता है, बाद में लिखते रहना, पहले मैं बना तो ले मैंने। फिर 3 लीनियर जोड़ने के बाद इंड में 3 जोड़ने के बाद इंड में आप ब्रोमीन जोड़िए और एक को ब्रांच में कर दीजिए। मैं प्राइमरी बना रहा हूं 2, इसलिए एक साथ बनाए। CH2 CS CH3, ये हाइड्रोजन से आप बैलेंस करते रहिए। 2 प्राइमरी बन गए। और प्राइमरी बन सकता है क्या? तो दिख रहा है कि नहीं बन पाएगा। फिर सेकेंडरी बनाना है, तो सेकेंडरी मतलब आप उस कार्बन से अटैच करिए हैलोजन को जिससे 2 कार्बन दोनों तरफ जुड़ सके। तो आप अगर ऐसा बनाते हैं तो ये सेकेंडरी है, CH से जुड़ा। जिनको लग रहा है सर यहीं से उठा के यहाँ बगल में लिख दो, तो वही बन जाएगा, क्यों दोबारा बनाऊं? ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, तो अब यहाँ से उठा के ब्रोमीन यहाँ रखूंगा तो भी 2 ब्रोमोब्यूटेन ही बनेगा। तो क्या अलग अलग बनाना? तो अलग जब बने तो बनाऊं। तो ये 3 बने हैं, चौथा क्या बना? टर्शी बन सकता है। जिस कार्बन से आपने ब्रोमीन जोड़ा है उस कार्बन से आप देखिए 3 तरफ अगर आपने और कार्बन जोड़ दिए तो ये टर्शरी है। तो मुझे दिख रहा है इन 4 आइसोमर्स में 2 प्राइमरी है, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी है। अब मुझे अगर SN1 या SN2 किसी से मैकेनिज्म से पूछता है तो मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर याद आता है कि मिथाइल वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। अगर मैं SN2 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी ऑर्डर दिख रहा हूं तो यहाँ पे
मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड तो है नहीं हेलो एल्केन, तो अब आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में देखना है। इन दोनों में यहाँ ध्यान से देखिएगा, दो प्राइमरी है, इन्हीं बस में ऑर्डर इधर उधर करना है, बाकी सब जगह कांस्टेंट है क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी तो पीछे आने वाले हैं। तो पहला वाला जितना लीनियर है इसका मतलब उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी इसके कंपैरिजन में। सेकंड वाला जो दिख रहा है, मैं कंपाउंड 1 2 डालना चाहूं तो डाल देता हूं, या ABCD डालना चाहो तो जो 4 कंपाउंड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन मिलेगा? लीनियर वाला। तो सबसे ज्यादा लीनियर है, तो लीनियर वाला कौन है? 1 ब्रोमोब्यूटेन, यानी सबसे ज्यादा SN2 के लिए रिएक्टिव 1 ब्रोमोब्यूटेन हो गया। फिर उसके बाद ये क्या है? 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। फिर तीसरा वाला अगर देखें हम तो सेकेंडरी है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव मिलेगा आपको 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। सबसे लास्ट में रिएक्टिविटी आप किसकी बताएंगे? 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन की, क्योंकि ये टर्शियरी है। एग्जाम्पल 10.7 का फर्स्ट का आंसर ये था आपके पास, 4 आइसोमेरिक ब्यूटेन बनाने थे। मैं रुका काहे रहता हूँ, जानते हो तुम लोग? शॉट जल्दी ले लिया करो। और अब तुम्हारे क्वेश्चन कोई से कि ना समझ में आ रहे हो, ऐसा कोई सा भी स्ट्रक्चर? तो जब आइसोमर बनाने के लिए दिया जाए तो आप हमेशा आइसोमर बनाते समय ये ध्यान देंगे कि हर एक का IUPAC अलग होना चाहिए, एक से दूसरा मैच नहीं करना चाहिए। और हाँ, रूल्स अपने हिसाब से जब स्ट्रक्चर बनाता है आदमी तो हमें लगता है उसका नाम हमारे जैसा होगा, नहीं। उसमें आप बेसिक रूल याद रखिए कि आप नॉमेनक्लेचर वाला रूल जो है वो गलत मत करिए। जैसे यहाँ पे मुझे 2 इसके कंपाउंड लोग बनाते हैं, जैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन जो है, तो ऐसे ही अगर आपने इस कार्बन को ब्रोमीन को यहाँ रखा तो उसका भी नाम 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो गलती मत करिए कि आप एक से ज्यादा 2 ऐसे कंपाउंड बनाइए जिनके सिमिलर IUPAC नेम हो, मतलब वो एक ही कंपाउंड है, आपने 2 बार लिख दिए, तो ऐसा मत करिए। वो उसने बकायदे एक क्लू भी दिया था कि 4 आइसोमेरिक ब्यूटेन ही बनेंगे, तो आप 4 बनाइए। उन चारों में से आप देखिए क्या क्या डिफरेंट हो सकता है। तो IUPAC नेम डिफरेंट होना चाहिए। फिर अगर एक से ज्यादा प्राइमरी बन रहे हैं, सेकेंडरी बन रहे हैं, टर्शियरी बन रहे हैं, सारे बनाइए जिससे बना सकते हैं। ऐसे आइसोमर्स वाले और क्वेश्चन मिलेंगे जो अगले चैप्टर्स में भी मिलेंगे, अगले के अगले में भी मिलते रहेंगे, करते रहेंगे हम लोग। 10.7 का सेकंड देख लीजिए, जिन्हें ना समझ में आया मुझे बताएंगे, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, लेकिन एक बार देखे रहोगे जल्दी हो जाएगा। एग्जाम्पल 10.7 का सेकंड, स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बल्किनेस समझ में आती है कि SN2 SN1 अगर हमको लगाना है तो देखिए, अगर इसमें एक बस प्राइमरी दिख रहा है आपको, ये दोनों सेकेंडरी दिख रहे हैं, और ये अकेला टर्शियरी। स्ट्रक्चर बनाते से ही क्लियर हो जाता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। बस जहां एक जैसे 2 मिल जाए तो वहां पे देख लो कि आप SN2 का क्या लॉजिक लेके चलते हो, SN1 का। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि अगर SN2 के हिसाब से लगाता हूं
तो प्राइमरी सबसे आगे, यानी ये क्लियर है, प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर टर्शियरी सबसे लीस्ट रिएक्टिव, इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं रहा। बच्चे अब दो सेकेंडरी, जब एक जैसे दो आ रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। तो SN2 की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टीरिक हिंड्रेंस पे, कौन ज्यादा बल्कीनेस दिखा रहा है। तो ये ज्यादा बल्कीनेस दिखा रहा है, मतलब ये कम रिएक्टिव होगा, और जिसमें बल्कीनेस कम दिख रही है इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। जो लोग फिर नहीं ध्यान दिए उनके लिए, CH जिसमें हेलोजन जुड़ा है उसके दोनों तरफ बल्कीनेस देखें तो एक तरफ मिथाइल एक तरफ फिनाइल कम है। किसके कंपैरिजन में? जब दोनों तरफ फिनाइल दिख रहा है आप, तो यानी अगर मैं नंबर डाल दूं A कंपाउंड B C और ये D, अपने से मेंशन कर लिया कि SN2 की रिएक्टिविटी के हिसाब से A मोस्ट रिएक्टिव होगा। अब B और C में आराम से देखा कि दोनों सेकेंडरी है, तो बल्कीनेस किसमें कम है? C में, इसका मतलब मोर रिएक्टिव होगा। फिर B आएगा और लास्ट में आएगा D, इसलिए क्योंकि ये टर्शियरी।